स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। मेरा स्वागत करो भाई। चलो तो आते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, एक लेक्चर रिकॉर्ड किया बट मालूम पड़ा कि रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, देखो अभी ये जो लॉ है क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि हम और आप जहां में सब कुछ मतलब जो भी है आपके आसपास जो भी दिख रहा है वो सब आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं और आप उन्हें भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। ना 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 वो बात नहीं, वो अट्रैक्शन नहीं है, वो अट्रैक्शन नहीं। बैड बहुत गंदे बच्चों आप लोग। वो अट्रैक्शन नहीं बच्चों। अट्रैक्शन मतलब क्या, जैसे जो दो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जब आप ऊपर से जंप करते हो अर्थ आपको अट्रैक्ट करता है, वो अट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे सामने अगर कोई कार है तो कार मुझे अट्रैक्ट कर रही है और मैं वो कार को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। आपके सामने आपका मोबाइल लैपटॉप जो भी है जिसमें आप लेक्चर देख रहे हो, वो मोबाइल या लैपटॉप आपको अट्रैक्ट कर रहा है अपने तरफ और आप भी मोबाइल और लैपटॉप को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। बट सवाल क्या उठता है इसमें कि अट्रैक्शन जब है, जब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है, एक दूसरे को खींचने की कोशिश की जा रही है, तो हम लोग खींचे हुए जाते क्यों नहीं उस तरफ? अच्छा क्वेश्चन है ना। कार मुझे खींचने की कोशिश कर रही है, मैं कार को खींचने की कोशिश कर रहा हूं। सो व्हाई नॉट आई एम अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स दैट कार। मैं वो कार की तरफ क्यों नहीं जा पा रहा हूं और क्यों वो कार मेरी तरफ नहीं आ रही है? बिकॉज जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिस फोर्स से वो कार मुझे अट्रैक्ट कर रही है और जिस फोर्स से मैं उस कार को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, वो इतना कम है, वो इतना ज़्यादा कम है कि आपको हिला नहीं सकती वो फोर्स, बट वो फोर्स है। फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर मैंने हाथ पे रखा और इसके ऊपर मैं हल्का सा टच किया और फोर्स हल्का सा लगाया हूँ, बट ये हिल नहीं रहा है। मार्कर इज नॉट मूविंग। व्हाई? बिकॉज जितना फोर्स चाहिए इसको मूव करने के लिए, मैं उतना फोर्स नहीं लगा रहा हूँ। जब मैं उतना फोर्स लगा दूँ जितना उसको मूव करने के लिए चाहिए, तभी मूव होगा। तो वैसे ही आपके साथ भी हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है बट उतना फोर्स नहीं लग रहा है कि जिससे आप मूव कर सको। आई बात समझ में? तो अभी हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका शेप सर्कुलर है। ये ऑब्जेक्ट का मास m1 है, इस ऑब्जेक्ट का मास m2 है। ठीक है, हमने नंबर्स में लिया, हमने अल्फाबेट्स में मास लिया। तो ये जो m1 है ये m2 को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, m2 को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और ये जो m2 है m1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कहां से हम मेजर करेंगे? इनका जो सेंटर है वहां से मेजर करेंगे। ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, इनके सेंटर से लेके दूसरे सेंटर तक का डिस्टेंस हम मेजर करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस? क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस। आई बात समझ में? ये हो गया आपका डिस्टेंस। अब न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया, पता है क्या है वो फॉर्मूला? वो फॉर्मूला न्यूटन जी ने जो दिया वो है F इज इक्वल्स टू बड़ा वाला G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन d का स्क्वायर। कहीं कहीं ये d का स्क्वायर जो होता है ना, इसको r का स्क्वायर लिखते हैं। क्यों? बिकॉज r मतलब भी डिस्टेंस, d मतलब भी डिस्टेंस। आई बात समझ में? अब देखो यहाँ पे जो m1 है मास 1, ये है मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट m1। m2 जो है ये इसका मास है, और जो d है डिस्टेंस, वो डिस्टेंस बिटवीन दी ऑब्जेक्ट्स। अभी ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस लिया गया है ना, वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नहीं है, वो उनके सेंटर के एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक का डिस्टेंस है। ठीक है, एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक का डिस्टेंस है। आई बात समझ में? तो अब देखो G क्या है? G को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है। ये आप मून पे चले जाओ, मार्स पे चले जाओ, जुपिटर पे चले जाओ, सन पे जाओगे यार, सन पे नहीं जा सकते, पिघल जाओगे। ठीक है, तो G आपका पूरे यूनिवर्स में हर जगह, ब्रह्मांड में हर जगह आपका G सेम है। पढ़ेंगे G के बारे में, डोंट वरी। ठीक है।
तो आप देखो, अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला समझ में आ गया। F का मतलब क्या, फोर्स, G का मतलब मैंने दिया है यहाँ पे, M1 मतलब क्या, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1, M2 का मतलब क्या, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2, और D मतलब क्या, डिस्टेंस बिटवीन दी ऑब्जेक्ट्स। तो पहले इतना नोट डाउन कर लो बच्चों, चलो इतना अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो। चलो, तो लास्ट लेक्चर में जिसमें हमने केपलर्स लॉ किया, उसमें मैंने आपको बताया था क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो आप वो लेक्चर जाके देख सकते हैं, ठीक है, RS ट्यूटोरियल्स केपलर्स लॉ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब अगर मैं ध्यान से देखूं F और M1 एंड M2, और अगर मैं ये G को हटा दूं, ये G पता है कांस्टेंट है, जब भी कहीं पर कांस्टेंट लगता है तो वहां पे इक्वल टू का साइन आता है। हमने केपलर्स लॉ में पढ़ा था t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का क्यूब, ठीक है, r का क्यूब। तो यहाँ पे अगर मुझे ये वाला साइन हटाना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, मुझे इक्वल टू का साइन चाहिए, तो मुझे एक कांस्टेंट यहाँ पे डालना पड़ेगा, तब ये यहाँ से ये वाला साइन हट जाएगा और यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा जब मैं k लगाऊंगा। वैसे ही ये आपका g जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, जब आप इसे हटा दोगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लग जाएगा। यहाँ से भी k हटा दोगे तो देखो यहाँ पे k नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लग गया। k लाके आपने लगा दिया यहाँ पे तो इक्वल टू का साइन आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या समझ में आता है, F मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 into M2, मतलब जो फोर्स है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या, जब आप मास बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगा, जब आप मास कम करोगे तो फोर्स कम होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने मास को 2 टाइम्स बढ़ा दिया तो मेरा फोर्स भी 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। मास को अगर मैंने 3 टाइम्स बढ़ा दिया तो मेरा फोर्स 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? इतना समझ में आ गया हो? अब अगर मैं बात करूं डिस्टेंस का, तो जो आपका F है, जो आपका फोर्स है, वो डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये d नीचे है ना, इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं। अगर मैं M1 और M2 हटा दूं तो यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1/d²। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि जो F है, जो आपका फोर्स है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। अगर आपका डिस्टेंस का स्क्वायर है d है, डिस्टेंस d है और आपका फोर्स F है, अब समझ लो मैंने डिस्टेंस अगर बढ़ा दिया, डिस्टेंस अगर मैंने बढ़ा दिया तो फोर्स क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। डिस्टेंस बढ़ाया तो फोर्स कम होना चाहिए, होगा। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लग गया ना, तो यहाँ पे थोड़ा चेंजेस आएगा। जब आप डिस्टेंस बढ़ाओगे, जब डिस्टेंस को आप 2 टाइम्स करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो देखो यहाँ पे क्या होगा। अभी ये समझ लो आपका d है, d का स्क्वायर, तो आपका ये फोर्स है, ठीक है। इसको मैं ले लेता हूँ F1 फोर्स। आई बात समझ में? ये पहला कंडीशन हो गया। अब समझ लो मैंने क्या किया, डिस्टेंस को डबल कर दिया, डिस्टेंस को मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया, ठीक है। डिस्टेंस को मैंने डबल कर दिया तो मेरा फोर्स क्या हो जाएगा, आपको नहीं पता तो इसको F2 लिख दो, आपका फोर्स F2 हो जाएगा। फोर्स तो चेंज होगा ना, तो मैंने इसको F2 लिख दिया। डिस्टेंस को मैं क्या कर दिया, डबल कर रहा हूँ, डिस्टेंस को डबल, तो d क्या हो जाएगा, 2d हो जाएगा। d मेरा d है तो d का 2d हो जाएगा, और 2d का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, F2 इज इक्वल्स टू 1/4d का स्क्वायर। ये आपका F2 है, ये आपका F1 है। अब इनको जरा कंपेयर करते हैं, देखो इनको हम एक बार कंपेयर करते हैं। देखो ये F1 है, अब मैं क्या करूंगा, F1 और F2 को डिवाइड कर दूंगा, तो F1/F2 हो जाएगा, ठीक है। और जब मैं डिवाइड करूंगा, ये इक्वल टू नहीं, ये प्रोपोर्शनल का साइन आएगा। जब मैं इनको दोनों को डिवाइड करूंगा तो मैं दोनों को क्या कर रहा हूँ, रिलेट कर रहा हूँ एक दूसरे से, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनल टू का साइन हट जाएगा, इधर आएगा क्या, इक्वल टू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/d का स्क्वायर अपॉन 1/4d का स्क्वायर, ठीक है। जब भी हम किसी चीज को रिलेट करते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी चीज का कंपैरिजन करते हैं
तो वहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन नहीं आता, वहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन नहीं लगता है। तो मैं यहाँ पे F1 और F2 को एक दूसरे से कंपेयर कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन नहीं लगेगा, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगेगा। मैंने F1 को डिवाइड किया F2 से, तो F1 क्या था 1/d², तो 1/d² भी किससे डिवाइड होगा 1/4d के स्क्वायर से डिवाइड होगा। ठीक है, अब आपको इतना तो पता ही होगा, ये 1/d² डिवाइड कर रहा हूँ किससे 1/4d का स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ। तो अगर मुझे इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा 1/d का स्क्वायर, अगर मैं इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो रूल है ये कि जब आपने डिवीजन का उल्टा क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, जब आपने मल्टीप्लिकेशन किया डिवीजन का जो अपोजिट है तो ये जो 1/4d का स्क्वायर है ये भी अपोजिट हो जाएगा, मतलब जो 1 ऊपर था ये 1 नीचे चला जाएगा और जो 4d² नीचे था वो 4d² ऊपर आ जाएगा। आई बात समझ में, 1 × 4d का स्क्वायर 4d का स्क्वायर, d² × 1 d²। अब देखो d² कट हो गया, क्या बचा 4, है ना। तो मैंने ये डिवाइड को जो मैंने यहाँ पे अपॉन डिवाइड लिखा इसको मैंने इस तरीके से किया, तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया। तो क्या आया मेरा F1/F2 = 4 आ गया। ठीक है, आई बात समझ में, 4 आया ना मेरा आंसर, नीचे कुछ नहीं मतलब 1। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ पे F1 × 1 F1 हो जाएगा और 4 × F2 तो 4F2। ठीक है, समझा यहाँ तक। F1 = 1 मिनट, हाँ F1 = 4 टाइम्स F2। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, देखो यहाँ डब्बे में लिख रहा हूँ मैं, ये 4 × F2 है। अगर मैं 4 को यहाँ लेके आऊँ डिवाइड हो जाएगा 4, तो F1/4 हो जाएगा = F2, मतलब F2 जो है F1/4 है। मतलब क्या, जो आपका फोर्स आया, जो आपका सेकंड फोर्स है, सेकंड फोर्स जब आपने डिस्टेंस को डबल कर दिया तब जो आपका फोर्स है वो पहले वाले फोर्स का 4 गुना कम है। आ रही है बात। आप टेक्स्ट बुक में देखो पेज नंबर 4 पे, वहां पे दिया है इन द अबव लॉ, the above law means that if the mass of one object is doubled, the force between the two objects is also doubled। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, मास डबल तो फोर्स भी डबल। फिर आपको क्या दिया है, also the distance is doubled, also if the distance is doubled the force decreases by a factor of 4। मतलब अगर मैंने डिस्टेंस डबल कर दिया, पहले d था मैंने 2d कर दिया, जब डिस्टेंस डबल कर दिया तो आपका जो फोर्स है वो 4 के फैक्टर से डिक्रीज हो गया। 4 के फैक्टर से डिक्रीज होने का मतलब क्या, 4 से डिवाइड हो गया, मतलब जो F1 था F1 को 4 से डिवाइड कर दिया तो उतना आपका F2 है। तो मतलब अगर आप 2 टाइम्स लेंथ इंक्रीज कर रहे हो तो आपका फोर्स 4 टाइम्स कम होगा। अगर आप 3 टाइम्स लेंथ को या डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हो तो आपका फोर्स क्या होगा 9 टाइम्स कम होगा। आई बात समझ में, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नहीं क्लियर हुआ तो एक बार आप फिर से वीडियो को देखेंगे। ठीक है, आपको ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में साइंस ले रहे हैं ये थोड़ा सा मैथमेटिकल वाला जो पार्ट है ये आपका क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे नहीं क्लियर हुआ यूट्यूब वीडियो देख के, आप क्लास में आओ मुझसे पूछो, मैं क्लास में आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, चलो आई होप आपको समझा होगा। बाय बाय। अरे एक मिनट, एक चीज तो मैं भूल ही गया बताना। चलिए इसको आपने लिख लिया होगा, आगे एक छोटा सा चीज है देख लेते हैं हम। चलो छोटा सा ही है, आपको फॉर्मूला पता है F = G m1 × m2/d²। ठीक है, डी की जगह अगर कहीं पे r दिया होगा तो कंफ्यूज मत होना, उसी एक ही मतलब है। ठीक है, अब मैंने बताया G एक कांस्टेंट है तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। ठीक है, तो वही वैल्यू मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो 6.673 × 10⁻11 ये इसका वैल्यू है। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होगा Nm²/kg²। ठीक है, ये इसका यूनिट के साथ
जो है वैल्यू है। तो ये वैल्यू आपको हमेशा याद रखना है, कभी कभी ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है और आपको ये यूनिट भी याद रखना है। ये जो यूनिट में जो एन है, एन का मतलब होता है न्यूटन, ठीक है। एम जो है इसका मतलब है मीटर, मीटर का स्क्वायर। ये केजी जो है इसका मतलब है किलोग्राम, को मालूम नहीं होगा ये चीज़, ठीक है। चलो तो पढ़ते रहिए और अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने मॉम डैड का नाम रोशन करिए। चलिए।